नीट एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैक ऑफ ऑपरॉन, और लैक ऑफ ऑपरॉन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लैक ऑफ ऑपरॉन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए टॉपिक है क्योंकि यहाँ से नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्टली फुल मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी और कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं ये। ठीक है, नीट की बात करें तो नीट में ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जिसके वजह से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है ना, और एक बड़ा चैप्टर है ये। तो चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका क्या है? लैक ऑफ ऑपरॉन। और लैक ऑफ ऑपरॉन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरॉन। ऑपरॉन क्या है? ऑपरॉन इज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होंगे और जीन जो है कोऑर्डिनेट करेंगे और देन स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बताऊंगा। स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली में वो जीन होते हैं जहां से पर्टिकुलर प्रोटीन्स, डिजायर्ड प्रोटीन्स एक्सप्रेस होके फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है किसी भी डीएनए का जो एक्सप्रेस करके डिजायर्ड प्रोटीन्स बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन को अदर बहुत सारे जीन्स रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, और इनमें आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन अगर है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑपरॉन बोलेंगे। वैसे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लैक ऑपरॉन। तो यहाँ पे हम लैक्टोज से रिलेटेड जो है जीन्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लैक्टोज से रिलेटेड, या आप ये बोल सकते हैं कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन मैंने कर रखा है वो है, इन लैक ऑपरॉन अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटर जीन्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ज्यादा ऑपरॉन को क्लियर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन डिस्कस है, यहाँ पे प्रोमोटर जीन भी डिस्कस है, यहाँ पे रेगुलेटर जीन भी डिस्कस है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कोई भी स्ट्रक्चरल जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन जो है मैनेज होता है किससे, प्रोमोटर से, और रेगुलेटरी जीन से मैनेज होता है। ठीक है, और ये जो लैक ऑपरॉन है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप के मिलेंगे। पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि जब भी जीन एक्सप्रेशन होता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। जब सिंगल आपको प्रोटीन मिलेगा या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा तो आप बोलेंगे इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट जब मोर देन वन आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन्स मिलेंगे तो आप बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक टर्म दोनों मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है आपसे। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को एक बार देखिएगा तो वहां पे मैंने मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक दोनों डिस्कस किया है। जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड पी फॉर प्रोकैरियोट्स। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप का स्ट्रक्चरल जीन है बिकॉज ये जो जीन है ये मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे, सो दैट ऐसे जीन को आप बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये रेगुलेट होता है प्रोमोटर एज वेल एज रेगुलेटर जीन से, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओवरऑल आपने ये समझा कि यहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होने वाला है, और लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम्स या प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन्स को हम एक्सप्रेस कैसे कराएंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूं कि जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म की रेट को अगर फास्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको एंजाइम चाहिए। और एंजाइम्स आपको पता है कि मोस्टली एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये जो प्रोटीन है वो आपको कौन देगा, ये स्ट्रक्चरल जीन देगा।
ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जब ये एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करने के बाद जो प्रोटीन मिलेगा वो एक्ट करेगा एंजाइम की तरह। देन वो एंजाइम जो है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म की रेट को फास्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये अभी जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं ई कोलाई बैक्टीरिया की बात यहाँ करने वाला हूँ। ई कोलाई सेल्स के अंदर कैसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए कि शुरुआत कहाँ से होता है। जब ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो कैसे स्टार्टिंग होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कल्चर प्लेट लेना होगा। क्या लेना होगा, कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट वो प्लेट होता है जहां पे आप बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कल्चर मीडियम। उसको क्या चाहिए, कल्चर मीडियम। दैट मीन्स की न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी उस पर्टिकुलर सेल्स को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो भी रिक्वायर्ड हो। हमारा जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ई कोलाई सेल है, ठीक है। ई कोलाई सेल्स के अंदर जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म करने वाले जीन्स हैं, ठीक है। लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने वाले जीन्स है, मतलब कि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन लैक्टोज को ई कोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाले भी जीन्स हैं, ठीक है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि ई कोलाई सेल्स को जब आप कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो कल्चर मीडियम में आप देते क्या है, इसको लैक्टोज देते हैं, क्योंकि लैक्टोज क्या है, एक एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है, इसको आप बोल सकते हैं लैक्टोज एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद से ई कोलाई सेल्स को एनर्जी देगा। बट ब्रेक होने से पहले आपको ये सोचना है कि लैक्टोज कैसे ई कोलाई सेल्स के अंदर इंटर करेगा। पहले तो वो ई कोलाई सेल्स के अंदर इंटर करेगा। वैसे मैं बता दूं कि ई कोलाई सेल्स के अंदर वो हमेशा इंटर करता रहता है एक मिनिमम अमाउंट्स में, ठीक है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है तो उसका ट्रांसपोर्ट का रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, लैक्टोज जो है स्लोली धीरे धीरे वो ई कोलाई सेल्स के अंदर जाता है अगर आप लैक्टोज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अंदर जाएगा, ठीक है, और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो उस टाइम पे क्या होता है, लैक्टोज की एंट्री की जो रेट है वो फास्ट हो जाती है और देन लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है लैक ऑपरॉन की, ठीक है। वैसे लैक ऑपरॉन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, मैं उसको भी बता दूं पहले आपको, देन मैं स्टार्ट करूंगा लैक ऑपरॉन को। लैक ऑपरॉन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो ऑपरॉन है ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। जैकब एक जेंटिस्ट थे और मोनार्ड एक बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। और ये जो लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था 1961 में और इसके लिए 1965 में नोबेल प्राइज मिला इन दोनों लोगों को, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था, ठीक है। और मतलब मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म को जीन से रिलेट करने के लिए बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था ये, ठीक है। इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो फिर से चलते हैं हम लैक ऑपरॉन टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे यूज होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट ई कोलाई सेल्स के अंदर यूज होने वाला है और ई कोलाई सेल्स को जब आप कल्चर मीडियम में लेते हैं और उनको जब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स में आप लैक्टोज देते हैं और लैक्टोज जो है धीरे धीरे ई कोलाई सेल्स के अंदर इंटर करता है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है तो एंट्री जो होती है वो फास्ट हो जाती है और देन लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म ई कोलाई सेल्स के अंदर, जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है, इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो जीन है वो कहाँ पे है, वो ई कोलाई सेल्स के अंदर है। वो कहाँ पे है, ई कोलाई सेल्स के अंदर, ठीक है। ये जीन देख रहे हैं आप, ये जीन जो है ये कहाँ पे है, ई कोलाई सेल्स के अंदर है। उस जीन को यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना रखा है, मतलब कि आपके सामने ये जो भी जीन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये ई कोलाई सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और इसी को क्या करना है, हमको डिफरेंट तरीके से रेगुलेट करना है।
रेगुलेट का जो मेजर इवेंट है वो है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे करेगा, पॉजिटिव कैसे करेगा, मैं डिस्कस करूंगा, और एक और स्टेप है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस जीन को पहले तो मैं डिस्कस कर लूं कि जीन के पार्ट्स क्या हैं, इनका एब्रिवेशन को मैं डिफाइन कर दूं, देन स्टार्ट करूंगा प्रोसेस को, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, IPOZYA, ठीक है। यहाँ पे आई जो है ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। जब मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्कस किया था तो मैंने बोला था ना कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं या जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये वही रेगुलेटरी जीन्स है जिनको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैक ऑपरॉन के केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर जीन्स, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जीन है आपका वो है जेड, जेड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसका दूसरा नाम है लैक्टेज, क्या है, लैक्टेज, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक कर देगा, लैक्टेज जो है एंजाइम है ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा उनके सब यूनिट्स में, ठीक है। आपको पता है कि लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, और इसके अंदर दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 में बताया है, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दो इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और दोनों क्या है, आइसोमर हैं, और दोनों के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को कौन यूज करेगा, ई कोलाई सेल यूज करेगा। इवन अगर आप ह्यूमन बॉडी में डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वहां पे भी ये एनर्जी देगा, ठीक है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसमें ई कोलाई आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ई कोलाई सेल्स का जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, लैक्टोज है, और वो लैक्टोज जो है जब ई कोलाई सेल्स के अंदर जा रहा है तो अपने आप को वो ब्रेक करने के बाद एनर्जी दे रहा है, किसको एनर्जी दे रहा है, वो ई कोलाई सेल्स को जो इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आते हैं परमीएज, परमीएज को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट में ए मीन्स यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज है, इसका फंक्शन जो है अननोन है, ठीक है। ये जो ऊपर के IPOZY इन सब का मैं फंक्शन 1 by 1 में बताऊंगा, बट जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका फंक्शन जो है ये अननोन है, ठीक है। एक और मैं बात बता दूं कि जो भी स्ट्रक्चरल जीन है आपका वो कौन कौन सा है, Z है, Y है और A है, ठीक है। Z, Y और A, इसका सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा, Y का भी सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा और A का भी सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इवन आई का भी सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा और इसका अलग तरीके से फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैक्टोज से रिलेटेड जीन्स के बारे में, ठीक है, ओपरॉन्स के बारे में। अब हम फर्स्ट केस लेंगे और फर्स्ट केस में डिस्कस करेंगे क्या, हम नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां पे साइड में मैं लिख रहा हूं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन में आप स्टार्ट करेंगे आई से। आई इज अ रेगुलेटरी जीन, और ये जो आई है एक जीन है, और जीन क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा, क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा, तो mRNA बनेगा, जो पर्टिकुलर mRNA बनेगा इस आई जीन से वो होगा रिप्रेशर mRNA। रिप्रेशर mRNA जो है वो ट्रांसलेट होगा, ये क्या होगा, ये ट्रांसलेट होगा और क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन। ध्यान देना आप लोग, आई इज ए जीन और ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है, रिप्रेशर mRNA बन रहा है, देन ट्रांसलेट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, रिप्रेशर प्रोटीन्स बन रहा है। रिप्रेशर प्रोटीन्स जो है ये टेट्रामेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, टेट्रामेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। और ये जो प्रोटीन है रिप्रेशर, ध्यान देना, रिप्रेशर जो है ये हमेशा कहां पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा, ये हमेशा कहां पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे ये बाइंड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद से क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रोमोटर साइट्स पे, ठीक है।
प्रोमोटर साइट्स पे क्या बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज जब आगे मूव करेगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है प्रोमोटर साइट्स पे। प्रोमोटर साइट से जब आगे मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, टुवर्ड द स्ट्रक्चरल जीन की तरफ फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज 3 एंजाइम्स, ठीक है, देन वो मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्या बाइंड हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन्स बाइंड हो चुका है, ठीक है। ये जो रिप्रेशर प्रोटीन्स आपने नीचे बनाया था वो यहाँ पे जाके बाइंड करे गया है, और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आप लिख लो, आरएनए पॉलीमरेज जो है डज नॉट मूव टुवर्ड द स्ट्रक्चरल जीन, सो दैट आपका क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, देन जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेगुलेशन हो जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन होगा जीन का, ठीक है। देन मैंने ये लैक ऑफ ऑन का नेगेटिव रेगुलेशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब एक कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन ये दे रहे हैं कि हम लैक्टोज इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। अभी जो डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लैक्टोज क्या है, जो अभी आपने डिस्कस किया उसमें लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। ये लैक्टोज एब्सेंट है तभी आप नेगेटिव रेगुलेशन को समझा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारा कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन में क्या, लैक्टोज को हमने प्रेजेंट कर लिया, आपने ये मान लिया कि लैक्टोज जो है वो आ गया है इक्वलाइज सेल्स के अंदर, और लैक्टोज जब आएगा तो लैक्टोज का हमेशा एक फंक्शन ये होता है कि लैक्टोज हमेशा रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम में, यहाँ पे रेड जो मैं सर्वर में आ रहा हूँ, ये क्या है, लैक्टोज है, और लैक्टोज बाइंड हो रहा है किससे, लैक्टोज बाइंड हो रहा है टेट्रामेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन से, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज बाइंड हुआ टेट्रामेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड हुआ, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो गया, अब आपका इंगेज हो गया, ये क्या हो गया आपका इंगेज हो गया। जब रिप्रेशर प्रोटीन्स इंगेज हो जाएगा तो ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं होगा, देन ये ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर पे रिप्रेशर प्रोटीन्स को हटा दिया, ठीक है। मैं इसी डायग्राम में चेंज कर रहा हूं, आप सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, ध्यान देना, आप लोग क्या करेंगे, आप सेपरेट डायग्राम बनाएंगे सेकंड केस का, जब आप लैक्टोज को ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या कि रिप्रेशर प्रोटीन जो पहले बाइंड था उसको आप हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, हटा देंगे, ठीक है। मैं हटा रहा हूं आपके सामने, ठीक है। रिप्रेशर यहाँ पे अब क्या हो गया, रिप्रेशर प्रोटीन्स यहाँ पे एब्सेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन जब एब्सेंट हो गया देन क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज आगे इजीली मूव करेगा, देन वो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कराएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कराएगा, और देन ट्रांसलेट करेगा, वो देन क्या होगा, वो ट्रांसलेट होगा, ठीक है। मैं इसी डायग्राम में चेंज करके बना रहा हूं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये सब कुछ क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। ये ZYA जो है ये क्या होंगे, ट्रांसक्राइब होंगे, और ट्रांसक्राइब होंगे तो आपको mRNA मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, mRNA, ठीक है। ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, और लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज इजीली मूव करेगा टुवर्ड द स्ट्रक्चरल जीन, देन क्या होगा, वो जीन ट्रांसक्राइब होगा और mRNA बनाएगा, ठीक है। mRNA जब बनाएगा उसके बाद से क्या होगा कि 3 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और 3 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, जो आगे जाके क्या बनाएंगे, आगे जाके ये 3 डिफरेंट टाइप के
प्रोटीन्स बनाएंगे, जैसे ये वाला बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जिसको आप लैक्टेज भी बोलते हैं। ये जो है ये बनाएगा परमिएज प्रोटीन, एंजाइम्स भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो बनाएगा ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और एंजाइम्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये बन इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने लैक्टोज लिया। लैक्टोज क्या कर रहा है, लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है और रिप्रेशर प्रोटीन्स को इंगेज कर दे रहा है, और वो रिप्रेशर प्रोटीन्स जो है ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो उसका एडवांटेज किसको मिलने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज को मिलने वाला है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस एडवांटेज को वो उसको पॉजिटिव में लेगा और उसको क्या करेगा, अपने आप को आगे मूव कराएगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZYA स्ट्रक्चरल जीन। और उसके बाद से क्या बनेगा, फाइनली एक mRNA बनेगा। और इस एक mRNA से 3 डिफरेंट टाइप के आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, जो आगे जाके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज सेपरेटली ये बनाएंगे। ठीक है, जेड बनाएगा, जेड वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई वाला परमिएज बनाएगा और ए वाला ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि लैक्टोज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। और लैक्टोज को इसीलिए हम बोलते हैं क्या, इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स। ये नोट करना होगा, लैक्टोज इज इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनएक्टिव हो रहा है, कर रहा है। देन आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है और उसका प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। और प्रोडक्ट जब मिलेगा तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। यहाँ पे एक लाइन और नोट करिए आप ध्यान से कि ये जो आपका परमिएज है, परमिएज क्या करता है, ये लैक्टोज को ई कोलाई सेल्स में इंटर करने की रेट को फास्ट कर देता है। मैंने आपको बताया कि जो लैक्टोज है वो थोड़ा जाता है, हमेशा जाता है, अगर वो परमिएज रहे या ना रहे हमेशा जाएगा लैक्टोज ई कोलाई सेल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है और किसी भी सेल्स को सरवाइव करने के लिए मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट कभी कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो उस केस में परमिएज जो है हेल्प करता है। और परमिएज कहां से बन रहा है, वाई स्ट्रक्चरल जीन से बन रहा है। ठीक है, और जो आपका जेड है, ये जेड क्या कर रहा है, आफ्टर एंट्री ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई सेल्स लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है और लैक्टोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। परमिएज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में, कहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट मीडियम से ई कोलाई सेल्स के अंदर। और देन उसके बाद रोल स्टार्ट हो रहा है किसका, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है, देन उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो चुका। अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन को। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन में थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक नया आपको नेम मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, CAP साइक्लिक AMP। ठीक है, CAP मीन्स कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन्स, CAMP मीन्स साइक्लिक AMP। ये दोनों जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये आरएनए पॉलीमरेज के जो प्रोमोटर साइट्स पे बाइंडिंग है उसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, अगर CAMP कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने CAMP कॉम्प्लेक्स। CAP का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, CAMP का फुल फॉर्म यहाँ पे है, जिसमें AMP क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर्स पे बाइंड करता है। प्रोमोटर्स पे बाइंड करेगा, इजीली बाइंड करेगा, इफिशिएंटली बाइंड करेगा। जब इफिशिएंटली बाइंड करेगा तो ये जीन जो है एक्सप्रेस करेंगे, ये प्रोटीन्स बनाएंगे, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसमें ट्रांसलेशन होगा। ये चीज ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, जो आपने लैक्टोज लिया, लैक्टोज लेने के बाद आपने ये बताया कि फाइनली हमको जीन एक्सप्रेस कराने को मिल रहा है, प्रोडक्ट भी उसका मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। वो एक्चुअली क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। CAP जो है, CAMP कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। ये क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट्स पे बाइंड करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो भी इफिशिएंटली
हेल्प कर रहे हैं, देन क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जीन कंप्लीटली क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा और अपने प्रोडक्ट्स को बनाएगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये जो आपने डिस्कस किया सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स, ये यहीं पे आप ये बोलेंगे कि ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, लैक ऑफ ऑपरॉन का ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। और जो ऊपर आपने जो पहली बार डिस्कस किया था रेपरेशनल प्रोटीन्स का जो रोल बताया था आपने, वो क्या था, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया। अब एक कंडीशन है जो आपको डिस्कस करना चाहिए, एनसीईआरटी में भी है, वो ये है कि अगर आपने ई कोलाई सेल्स को आपने लैक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, लैक्टोज के साथ साथ आपने ग्लूकोज भी प्रोवाइड कर दिया, देन क्या होगा, ठीक है, मतलब आपने न्यूट्रिएंट्स मीडियम में आपने लैक्टोज भी लिया और ग्लूकोज भी ले लिया, तो क्या होगा, तो एक्चुअली जो होने वाला है वो लैक ऑपरॉन स्टॉप कर जाएगा, जो लैक ऑपरॉन का एक्सप्रेशन है वो रुक जाएगा। बिकॉज ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, लैक्टोज के लिए हो रहा है, और लैक्टोज से सिंपल जो फॉर्म होता है वो ग्लूकोज का होता है। सिंपल फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, और ये मोनोसेक्राइड्स अगर डायरेक्टली ई कोलाई सेल्स को मिलेगा, ये जो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज ई कोलाई सेल्स को डायरेक्टली मिलेगा तो वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज क्यों करेगा, नहीं करेगा। कोई भी काम जब इजीली हो जाता है तो उसको आप टफ क्यों करेंगे। ग्लूकोज आपको डायरेक्टली मिल रहा और आपको पता है, आपने 11 में पढ़ा है कि ग्लूकोज क्या है, एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ई कोलाई सेल्स को डायरेक्टली मिल गया तो वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज क्यों कराएगा, या लैक ऑपरॉन को क्यों एक्सप्रेस कराएगा, वो नहीं कराएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स का लेवल डाउन हो जाता है, और इसका लेवल इसलिए डाउन होता है क्योंकि सीएमपी का लेवल डाउन हो जाता है। सीएमपी का लेवल जब डाउन होगा तो अल्टीमेटली सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स का लेवल डाउन हो जाएगा। जब लेवल डाउन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये अगर प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर्स पे बाइंड होगा, ये अगर लैक कर रहा है या ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लो है तो आरएनए पॉलीमरेज भी इफिशिएंटली प्रमोटर्स पे बाइंड नहीं करेंगे, और जब बाइंड नहीं करेंगे तो लैक ऑपरॉन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा कब हो रहा है, जब आप इस ई कोलाई सेल्स को आप लैक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज दे रहे हैं, तो पहले वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, जब तक वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा तब तक लैक ऑपरॉन स्टॉप रहेगा। ग्लूकोज यूटिलाइज होने के बाद जैसे ही लैक्टोज यूटिलाइज होना स्टार्ट होगा, देन अगेन क्या होगा, अगेन लैक ऑपरॉन एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, फिर से ये सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि लैक्टोज की एंट्री रेट फास्ट हो जाएगी परमीएज के वजह से, देन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के हेल्प से लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि अगर आप लैक्टोज को बार बार ले रहे हैं तो लैक्टोज एक्चुअली में होता कहां पे है, लैक्टोज मिल्क से निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आप क्या करेंगे, आप आर्टिफिशियल कुछ इंड्यूसर्स बनाएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल कुछ इंड्यूसर लेंगे और उसके हेल्प से आप ये पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया आर्टिफिशियल जो इंड्यूसर, वो क्या है, एलोलैक्टोज, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। एलोलैक्टोज का फंक्शन भी सेम है, ये भी इंड्यूसर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और एक और है आईपीटीजी, आईपीटीजी का फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल थायोग्लाइकोसाइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल थायोग्लाइकोसाइड का शॉर्ट फॉर्म है आईपीटीजी। ये एक्चुअली क्या होते हैं, ग्राटायूटस इंड्यूसर होते हैं, ग्राटायूटस इंड्यूसर। इसको आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, आईपीटीजी आपको याद करना है और एलोलैक्टोज आपको याद करना है, बोथ आर इंड्यूसर, और ये लैक्टोज के सिमिलर हैं, ये लैक्टोज की तरह वर्क करेंगे बिकॉज ये भी क्या है, इंड्यूसर है, ठीक है। तो ये आपका लैक ऑपरॉन टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। इसमें जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछेंगे, आप मेरे चैनल के कमेंट पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और आपकी वीडियो के सामने भी आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा।
और आपको करना क्या होगा, आपको इस लेक्चर को 2 बार 3 बार रिवाइज करना होगा, तो अपने आप ये लैक ऑपरॉन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।